प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है इसमें हम कठगुलाब जो उपन्यास है मृदुला गर्ग के द्वारा रचित है, उपन्यास का वाचन करेंगे। आज हम उसको पढ़ेंगे। पहला ही जो इसमें भाग है स्मिता की कहानी बताई गई है। इसमें कठगुलाब जो उपन्यास है इसमें प्रथम जो कहानी है वो स्मिता की है, उसके बाद मारियन, उसके बाद असीमा और उसके बाद नर्मदा और फिर विपिन। इस प्रकार से 5 प्रमुख पात्र जो हैं वह कठगुलाब उपन्यास में मुख्य भूमिका में हैं और उन्हीं के आधार पर मृदुला गर्ग जी ने कठगुलाब उपन्यास जो है उसकी रचना की। तो इसका वाचन हम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये कठगुलाब उपन्यास जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं हम कठगुलाब उपन्यास की कथावस्तु। और सबसे पहली कथावस्तु किसकी बताई हमने? स्मिता की। ठीक है। मेरा नाम स्मिता है। कोई 20 साल बाद स्मिता अपने घर लौटती है। उसे ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं बदला। स्मिता को अपनी बड़ी बहन नमिता याद आती है, चपटी नाक वाली औरत जो सिर पर तेल की बोतल उलटकर बालों की लटों को पंजों से जकड़कर जोर लगाकर खींचा करती थी। हाथ पैर पटक चीखे मार मार कर रोया करती थी स्मिता, पर नकटी की पकड़ ढीली नहीं होती थी। कौन थी वह सुरपनखा? नमिता इसी नाम से पुकारती थी उसे। ठीक से स्मिता को याद नहीं है। हाँ, बाल उसने सीधे कर दिए थे। खेल कूदने पर कोई पाबंदी नहीं थी। स्मिता की बहन नमिता ने कहा था, स्मिता तू पागल है। वह कोई बड़ा घर नहीं था और जिसे तू बगीचा समझती है वह घर के सामने का सार्वजनिक मैदान है। स्मिता की माँ कोडियों के अस्पताल में काम करती थी। एक गोरा डॉक्टर कहीं से आकर बराबर के गांव में बस गया था। उसी ने वह अस्पताल खोला था। उसकी माँ वहाँ सेविका थी। दूर देहात में एक औद्योगिक कस्बा था। पिताजी वहाँ एक फैक्ट्री के मैनेजर थे। हाँ, स्मिता को याद आता है, सीमेंट फैक्ट्री के मैनेजर थे। उसकी बहन नमिता कहती, बेवकूफ़, वहाँ से निकलकर शहर नहीं आते तो हमेशा के लिए अनपढ़ गंवार रह जाते। बंदरों की तरह तीर कमान और गुल्ली डंडा से ही खेलते रहते। स्मिता को याद आता है कि पिताजी का कोई दोस्त हैदराबाद से वुडरोज के 2 फूल लेकर आया था और नमिता ने छीना झपटी में उन्हें तोड़ दिया था। कोट के बटन जितने 2 बड़े उतने ही सख्त काले बीज नीचे गिर गए थे। स्मिता ने जब बीज माली को उगाने के लिए दिए तो उसने कहा, इतने सख्त हैं, ये भला कैसे उगेंगे, फेंक दो जाकर। लेकिन स्मिता ने उन्हें नहीं फेंका। उसने एक बर्तन में पानी भरा और बीज उसमें डाल दिए, जैसे उसकी माँ दाल भिगोया करती थी। 3-4 दिन बाद देखे तो वे पिलपिले हो गए थे। स्मिता ने बगीचे के एक कोने की मिट्टी हटाई और उसमें दबा दिए। कुछ दिनों बाद लहला कर झाड़ी फूटी कि सब हैरान रह गए। देखते देखते झाड़ी इतनी घनी और चौड़ी हो गई कि माँ ने 4 बांसों के सहारे ऊपर उठवा दी। अच्छी भली झोपड़ी बन गई। वह स्मिता का निजी घर बन गया। वहीं पढ़ती, वहीं खाती और गर्मी की दोपहर वहीं सोती। हरे पत्तों के बीच कलियां आनी शुरू हो गई। लगभग 100 से ऊपर स्मिता गिनती कर चुकी थी, पर खिली एक भी नहीं। एक दिन स्मिता सेम की क्यारी में पानी दे रही थी। अचानक पाइप उठाकर एक कली पर पानी की बौछार कर दी। तभी कली फौरन हुम करके खिल गई। सारी कलियां ऐसे ही खिल गई। जब उसने अपनी बहन नमिता को बताया तो उसने कहा, बकवास, तेरे दिमाग में जाने क्या क्या कपोल कल्पित बातें आती हैं। फूल को खिलना होता है तो खिलता है। स्मिता ने पानी का झन हुम खेल शुरू भी नहीं किया था कि कठफोड़ुआ ने धावा बोल दिया था। कलियों को खिलने से पहले ही तिड़का दिया था। कठफोड़ुआ पर उसका कोई वश नहीं था। जितने बन पड़े स्मिता ने कठगुलाब झाड़ी से तोड़ लिए। माँ के मरने के बाद पिताजी
नमिता और स्मिता को दिल्ली लेकर आ गए। स्मिता कठगुलाब अपने साथ लेकर आई। बीए करते करते स्मिता के पिताजी गुजर गए। स्मिता को अपनी शादीशुदा बहन नमिता के घर शरण लेनी पड़ी। पूंजी के नाम पर उसके पास कठगुलाब। नमिता ने कहा, इतना ढेर कूड़ा कहाँ से उठा लाई? लेकिन स्मिता की आंखों में आंसू देखकर नमिता ने उन्हें सहेज कर एक कोने में रखवा दिए। स्मिता पढ़ाई करने में जुट गई थी। शादी के बाजार में भाव बढ़ाने के विचार से नहीं, आगे पढ़ाई करके नौकरी करने के इरादे से। बीएससी में उसकी प्रथम श्रेणी आई। सब खुश थे, खासकर जीजाजी। वह जी जान से उसकी शादी कराने में लग गए। मोटा, अधेड़ या गावदी लड़का जो बिना दहेज के शादी कर ले, उसे ही वे घर आने का न्योता दे देते और स्मिता को उसे फंसाने के नुस्खे समझाते। त्रिया चरित्र माय डियर, त्रिया चरित्र इस्तेमाल करके तो देखो, दबंग से दबंग आदमी काठ का उल्लू बन जाता है। तेरे इन कठ गुलाबों की तरह हंसने लगता। ऐसे जानती हो न, सेक्स अपील बेबी। कल जब वह लड़का आए तो यूं जैसे बेख्याली में हो उसे छूते हुए गुजर जाना, और वह थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आ जाता और स्मिता की मर्जी के खिलाफ उसे प्रैक्टिकल करके दिखाने के बहाने से उसे छूता और अजीब सा व्यवहार करता। कुछ अधेड़ आए। स्मिता की चुप्पी से निरुत्साहित बिना हाँ कहे लौट गई। नमिता ने दबी आवाज़ में पति से कहा, सकल सूरत न सही पर कम से कम लड़का जवान तो हो। स्मिता शादी नहीं करना चाहती थी। वह बार बार कहती, मुझे पढ़ना है, शादी नहीं करनी। लेकिन नमिता ने कहा, मैं कितने दिन तुम्हें घर में रखूँगी, मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, तू अपने घर चली जाएगी तभी मुझे शांति मिलेगी। स्मिता हॉस्टल में रहकर पढ़ना चाहती थी, पर उसका खर्च कहाँ से लाती। स्मिता का जीजा अब गावदी भदेश पर जवान लड़कों की टोह में था। शाम का समय था। एक दिन स्मिता का जीजा एक मोटे नाटे जवान लड़के को घर लेकर आया और उसे विस्की के 3 पैक पिला दिए, और उस लड़के से स्मिता का परिचय कराते समय उसके जीजा ने कहा, यह मेरी साली है। स्मिता, क्या चीज़ है यार, घर में रहती तो लार टपकती रहती है, साली आधी घरवाली, पर अपनी बीबी कयामत की नज़र रखती है। मजाल है जो इधर उधर फिसल जाए, क्यों स्मिता? स्मिता उठकर रसोई में चली गई नमिता के पास। पीछे पीछे जीजा पहुंच गया। देखो नमिता, इस तरह तो हो ली इसकी शादी। नमिता ने स्मिता को समझाते हुए कहा, अब मुझे तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाकर बैठ। जब खाना बन जाएगा तो मैं मेज़ पर बुला लूँगी। लेकिन स्मिता नहीं गई तो नमिता ने उसे धकियाते हुए कहा, अरे जाना। बेख्याली में खड़ी स्मिता पीछे की ओर फिसली। जब तक संभल पाती उससे पहले जीजा ने उसे बाहों में भर लिया और कान में फुसफुसाया, कितनी पी ली। फिर ज़ोर से बोला, संभल कर बेबी, संभल कर, और उसे छोड़ दिया। नमिता का पूरा ध्यान पूरियां छानने पर था। नमिता देख नहीं पाई। स्मिता अपने कमरे की तरफ भागी। दरवाजे पर जीजा ने दबोच लिया। एक भरपूर चुंबन होठों पर देकर बोला, ऐसे जाकर चूम उसे, फिर देख कैसे नहीं करता शादी के लिए हाँ। स्मिता उसे धक्का देकर कमरे में घुसी और भीतर से सिटकनी चटा दी। नमिता के बहुत चीखने चिल्लाने और दरवाज़ा पीटने पर हार कर उसे खोलना पड़ा था। नमिता ने डांटते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है स्मिता। माना कि लड़का जरा 19 था, मिल बैठकर बात करने में क्या हर्ज था। तेरे जीजाजी इतनी फिक्र कर रहे हैं, अगर तुम ऐसे करोगी तो वे लड़का ढूंढने क्यों जाएंगे। स्मिता का मन हुआ कि वह चिल्लाकर कहे कि तुम अंधी हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जीजा उसके साथ कैसा व्यवहार करता है।
स्मिता ने कहा, मुझे हॉस्टल भिजवा दो, बड़ौदा एमएससी करूँगी। लेकिन नमिता ने कहा, तेरे जीजाजी नहीं मानेंगे, आगे की पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। स्मिता ने कहा, एक बार फीस भर दो, फिर स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मैं पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन नमिता ने कहा, मिल ली स्कॉलरशिप पढ़ाई में, इतनी बढ़िया कहाँ है तू, मैं कर लूँगी, तुम जानती हो मैं जो करना चाहती हूँ कर लेती हूँ। कठ गुलाब की झाड़ी उगा ली थी कि नहीं। नमिता ने कहा, झाड़ी उगाना और स्कॉलरशिप मांगना दोनों अलग बात हैं। स्मिता ने कहा, बीएससी में फर्स्ट डिवीज़न लाई हूँ कि नहीं, और पढ़ लिख कर नौकरी मिल जाएगी तो शादी भी बिना दहेज होने आसान हो जाएगी। नमिता के बात समझ में आई, लेकिन जीजा ने कहा, तुम्हारा बाप कारू का खजाना छोड़कर गया है क्या, जो निकाल कर एक मुश्त 1000 रुपया पकड़ा दूँ। एक तुम्हें पाल रहा हूँ, एक इसे और सिर पर लाद लूँ। नमिता ने कहा, हर बात पर मेरे बाप को क्यों कोसते हो। ठीक है, नहीं कोसता, चलो साली साहिबा से ही मुखातिब रहते हैं। आगे पढ़कर क्या करेगी, पहले ही आंखों पर इतना मोटा चश्मा लगा है, न सूरत न नाजो अदा, कोई इसको हाथ लगाने से रहा हंसता है हमारे सिवा। और फौलादी पंजे से कंधा जकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया और हथेली से उसका वक्स दबाने लगा। तो स्मिता ने दर्द से सिसकारी भरी तो नमिता ने टोका, अरे छोड़ो उसे, क्यों तंग कर रहे हो, चश्मा ज़रूरी है क्या, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेगी। तो जीजा ने कहा, उसके लिए किसी को फंसाना पड़ेगा, पैसा भरवाने के लिए। हाँ, फिगर बुरी नहीं है अपनी बेबी की, फंस भी सकता है और ठाके मारकर हंसता है। फिर अपनी पत्नी नमिता से अश्लील हरकतें करते हुए कहा, अपनी बहन से कुछ सीखो बेबी, क्या करेगी ऐस है। फिर स्मिता ने सोचा, जीजा को उसी के अस्त्र से परास्त करेगी। उस शाम जीजा कलकत्ता जाने वाला था। सुबह नाश्ते में आलू के पराठों पर हाथ साफ कर रहा था। नमिता पराठे सेक रही थी और समिता पराठे परोस रही थी। तीसरा पराठा लेकर आई तो बोली, मेरी एडमिशन फीस के पैसे दीजिए, वरना सब कुछ नमिता से कह दूंगी। अच्छा, दे देंगे, पहले एक पप्पी दे। स्मिता ने कहा, बुलाऊं नमिता को? तो जीजा हा हा करके हंसने लगा और फिर अचानक जोर से चिल्ला उठा, ओ नमिता, जल्दी आ इधर। नमिता कोचा पकड़े पकड़े दौड़ी तो जीजा ने कहा, देख तो अपनी बहन को, कहती है एडमिशन के पैसे दे दो वरना तुम्हें बदनाम कर दूंगी। आश्चर्यचकित समिता चीखी, झूठ बोलते हैं ये, खुद मुझे छेड़ते हैं। बेशर्म, नमिता ने हाथ का कोचा उसके मुंह पर दे मारा। कोचा चश्मे पर लगा और शीशा टूटकर नीचे गिर गया। स्मिता को दिखना बंद हो गया। जीजा ने कूदकर नमिता का हाथ पकड़ा, पागल हो क्या, बच्चा है भाई, हर तरह से जोर आजमाइश करके देख रही है, तुम भी। अब बेचारी को चश्मा बनवाने जाना पड़ेगा, चलो निकालो पैसे, कसूर तुम्हारा था तो भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। अच्छा, त्योरी मत चढ़ाओ, मैं दिए देता हूँ, चलो हमने ही हथियार डाले, कलकत्ते से लौट आऊँ तो करवा लेना एडमिशन। स्मिता आश्चर्यचकित बैठी रह गई। सब कुछ टाला जा सकता था पर चश्मे का बनवाना नहीं। गाली की तरह उछाले जीजा के पैसे उठाने पड़े। बहुत घिन आई थी स्मिता को उन रुपयों को छूने में, पर चश्मे के बिना एक दिन भी काटना अंधे कुएं में गिरने की तरह था। अगर उसे इतनी हाई पावर का चश्मा न लगा होता तो वह अभी घर छोड़कर चली जाती। स्मिता को अपनी सहेली असीमा के घर जाने तक के लिए एक स्कूटर तय किया था, क्योंकि बिना चश्मे स्मिता बस में सफ़र करने लायक नहीं थी।
आसिमा स्मिता की एकमात्र सहेली थी। स्कूल में स्मिता के साथ पढ़ती थी। उसके पिता नहीं थे और स्मिता की माँ। उसके एक भाई था और स्मिता के एक बहन। आसिमा नौकरी करने लगी थी और पत्राचार से बीए की पढ़ाई कर रही थी और स्मिता होम साइंस में बीएससी। फिर पिताजी गुजर गए। बेघर होकर भी स्मिता घरेलू विज्ञान पढ़ती रही। आसिमा ने अपनी नौकरी की 4 महीने की तनख्वाह में कराटे सीखने में खर्च कर दिए। आसिमा स्मिता से कहती, मर्दों की दुनिया में होम साइंस नहीं, कराटे की ज़रूरत है। आसिमा एक आत्मनिर्भर और धाकड़ लड़की थी। स्मिता ने सोचा आसिमा उसका भी बंदोबस्त कर सकती है। स्मिता के साथ ऐसा ही हुआ। आसिमा से बात करके स्मिता को लगा कि उसके जीवन में असामान्य कुछ भी नहीं है। ज़रूरत है कुछ पैसों की और एक छत की। छत आसिमा और उसकी माँ के 2 कमरों में मौजूद थी और पैसे आसिमा उसे उधार दिलवा देगी। स्मिता ने सोच लिया था कि वह खूब मेहनत करके स्कॉलरशिप हासिल करेगी, कुछ ट्यूशन से अपना खर्चा निकाल लेगी। स्मिता ने तय कर लिया था कि अगले ही दिन आसिमा के घर पहुंच जाऊं, नमिता के घर से सामान लेकर। स्मिता ने सोचा था कि जीजा के घर लौटने से पहले वह आसिमा के घर पहुंच जाती, लेकिन चश्मे 2 दिन में बनकर आएंगे। उससे पहले कोई और काम कर पाना मुश्किल था। स्मिता शाम को घर लौट आई। दरवाज़ा खोलते ही नमिता उससे लिपट गई थी और सुबह के बर्ताव के लिए माफ़ी मांग रही थी। स्मिता चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ी। नमिता भी पीछे आई और उसके बराबर में लेट गई। नमिता स्मिता के बालों में उंगलियां चलाते चलाते बचपन की बातें याद करने लगी। कैसी अभागिन हैं हम दोनों बहनें। मेरी ज़िंदगी माँ ने चौपट कर दी और तेरी पिताजी ने। अगर माँ मेरी पढ़ाई चौपट ना करती तो मैं आज कुछ कमा रही होती, किसी पर आश्रित नहीं होती, प्रदीप के शौक की चीज़ें खरीदती। हर चीज़ के लिए तेरे जीजाजी से पैसे नहीं मांगने पड़ते। पर तू फिक्र मत कर, जैसे भी हो मैं तेरी फ़ीस के पैसे दिलवा दूँगी। पढ़कर नौकरी करेगी तो अनेक दोस्त होंगे। अपनी मनपसंद शादी करना, मेरी तरह भिखारिन मत बनना। नमिता उसके बालों में हाथ फेर रही थी। स्मिता की आंख लग गई और जब आंख खुली तो वह एक दरिंदे के शिकंजे में थी। कब नमिता उसके बराबर से उठकर चली गई और कब वह नर पिशाच भीतर घुसा, उसे आभास तक न हुआ। जब आंख खुली तो कमरे की बत्ती जल रही थी। उसके हाथ खाट में बंधे थे। जब वह चीखी तो उसका मुंह कपड़ा ठूसकर बंद कर दिया गया। फिर जिस्म के सारे कपड़े फाड़ दिए गए। स्मिता की अस्मिता को तार तार कर दिया गया। बिना चश्मे उसे चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दिया। भोग लेने के बाद वह एक दबी धीमी क्रूर हंसी हंसा था और उसे गूंगा बंधा और नंगा छोड़कर बाहर निकल गया था। आज़ाद होती तो उस रात उस नर पिशाच का खून कर देती। स्मिता आज तक तय नहीं कर पाई कि उन तीनों में ज़्यादा खौफनाक उसके लिए क्या था। उस कमरे की वह तेज़ रोशनी, सामने रखा आदमकद शीशा या बंधे रहने की मजबूरी। सुबह सुबह एक ज़बरदस्त चीख से कमरा हिल गया। नमिता जड़ खड़ी थी। स्मिता ने बार बार पैर पटकने के बाद ही नमिता ने उसके मुंह से कपड़ा निकाला और उसके हाथ खोले थे। हाथ खुलते ही स्मिता गुसलखाने की तरफ दौड़ गई थी और कै करने लगी थी। बार बार साबुन रगड़कर बदन साफ किया। कमरे में लौटकर आई तो नमिता पत्थर बनी बैठी थी। स्मिता ने कपड़े धोने का डंडा उठाया और शीशे पर दे मारा और तब तक मारती रही जब तक कि वह चकनाचूर नहीं हो गया। दीवार पार से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। बार बार नमिता दोहरा रही थी, सब मेरा कसूर है, सब मेरा ही कसूर है। स्मिता ने कहा, यानी तुमने जानबूझकर दरवाज़ा खुला छोड़ा था?
हाथ का डंडा उसने नमिता को दे मारा, लेकिन नमिता वहाँ से उठ चुकी थी। सब मेरा कसूर है, नमिता ने कहा और प्रदीप को और कहा कि न रात में वह यूं प्रदीप गला फाड़ कर रोता और न मैं तेरे पास से उठकर जाती। रोज़ तू सिटकनी लगाकर सोती है। यदि मैं तेरे पास न आती तो बाहर के दरवाजे पर तो मैंने ताला लगाया था, खोल लिया चोरों ने। मेरी अलमारी खुली पड़ी है, सोने की चैन और अंगूठी गायब है, पर उनका क्या अफसोस करना। लेकिन तेरे साथ जो घटा, हे भगवान। इस तरह से नमिता अफसोस करने लगी। स्मिता काट हो गई। तो क्या जीजा नहीं था? चश्मे बिना उसे दिखाई कहाँ देता है। हाँ, वह जीजा ही था। उस आदमी को पहचाने जाने का डर नहीं था। वह जानता था कि स्मिता को चश्मे के बगैर कुछ दिखाई नहीं देता। वह जीजा ही था। स्मिता बार बार यही सोच रही थी। दूसरे कमरे से आ रही प्रदीप की रोने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। स्मिता चीखी, उसे चुप कराओ। नमिता जाकर उसे ले आई। बच्चा सुबक कर अपनी माँ की गोद में चिपक गया। स्मिता ने सोचा, जीजा नमिता का पति था, प्रदीप का पिता। उसके सामने वह स्मिता से छेड़खानी करता था, पर वह तो हर घर में होता है। हक माना जाता है जीजा का साली पर अश्लील मजाक करने का। लेकिन रात की बात बिल्कुल अलग थी। वह विकृत पशु, वह शीशा, जली बत्ती, बंधे हाथ, अवमानना का वह तांडव। स्मिता ने कहा, पुलिस को खबर करो, उसे फांसी लगनी चाहिए। नमिता ने कहा, नहीं। स्मिता ने कहा, क्यों नहीं? वह जीजा था। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। नहीं नमिता, नहीं। नमिता ने स्मिता को पकड़ लिया। सुन स्मिता, मेरे पास घर खर्च के जो रुपए रखे हैं सब तू ले ले, और आज ही बड़ौदा निकल जा। मैं इनसे कह दूंगी चैन और अंगूठी के साथ रुपया भी चोरी हो गया। नमिता की बातों में तर्क था। अंधेरे में हाथ पाँव मारने से अच्छा था नई जगह नई जिंदगी शुरू करना। नमिता के तर्क में उसका अपना तर्क जा जुड़ा। किसी का भरोसा न करके एकदम नई जगह जाना होगा, जहाँ की खबर न नमिता को न आसिमा को, किसी को न हो। नमिता ने कहा, काम्पोज की गोली खा ले। उसने खा ली। दरवाजे की सिटकनी लगा ले। स्मिता ने लगा ली। स्मिता नींद में गोते लगाती तय करने की कोशिश करती रही, क्या वह जीजा था या कोई और था या जीजा था। क्या नमिता जानती है कि वह जीजा था या नहीं था? आज तक यह प्रश्न उसके लिए अनुत्तरित है। अर्थात आज तक स्मिता को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि वह जीजा था या कोई और। स्मिता कठगुलाब उठाने के लिए झुकी तो नमिता ने कहा, कुछ तो मेरे पास रहने दे। नमिता ने 4 सूखे फूल स्मिता को दे दिए और 4 स्वयं रख लिए। स्मिता को बड़ौदा जाना था, लेकिन वह बड़ौदा न जाकर कानपुर पहुंच गई। MSc होम साइंस की बजाय अर्थशास्त्र में दाखिला ले लिया। नमिता को अपने बारे में कोई खबर नहीं दी। स्मिता को शुरू के दिनों में डर सालता कि कहीं नमिता या उसका पति उसे ढूंढ न ले। हर रात बिस्तर पर लेटते ही क्रोध का दावानल धधक उठता और उन सब की हत्या कर डालने के लिए उकसाता। जीजा की, नमिता की, या फिर उस नर पिशाच की जिसने उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया था। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए स्मिता जी जान से पढ़ाई में जुट गई। स्कॉलरशिप मिल जाने पर भी उसकी मेहनत में कमी नहीं आई। गुजारा करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगी। सच कहते हैं, व्यस्तता और थकान से बढ़कर नेमत दुनिया में नहीं है। हर चीज़ पर हावी हो जाती है। स्मिता के इंतकाम का वक्त टला ज़रूर था, पर इरादा कभी छूटा नहीं। प्रतिहिंसा के लिए माला जपती थी। उसके लिए ताकत और बल इकट्ठा करने की भावना से स्मिता को अमेरिका जाकर समृद्ध होने की प्रेरणा दी। अमेरिका पहुंची तो सबसे बड़ा धक्का न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर ही लग गया।
जिस स्मिता को तेज़ रोशनी और बड़े आईनों से हमेशा के लिए नफरत हो गई थी, वहाँ उतरी तो लगा रोशनी का सैलाब चढ़ाया है और चारों ओर आदमकद आईने लगे हुए थे। स्मिता ने सोचा वह यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन लौटकर जाने के लिए हाथ में पैसा नहीं था। एक तरफा टिकट कटाया था, वहाँ से बॉस्टन तक जा सकती थी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में MS में दाखिला मिला था बतौर आर्थिक मदद। स्मिता यूनिवर्सिटी पहुंची। अकेले रहने की आदत तो उसे पहले से ही थी। मेहनत करने की तरह फिर असिस्टेंटशिप के नाम पर प्रोफेसर जो काम देता, स्मिता इतनी मुस्तैदी से निपटा देती कि हमेशा कोई न कोई और काम स्मिता की झोली में आ गिरता। कभी वह कापियाँ जांच रही होती तो कभी प्रोफेसर का शोध कार्य संवार रही होती, इसलिए उसे पैसे की किल्लत कभी नहीं हुई। ऐसे ही एक दिन बॉस्टन शहर की फ्रीडम ट्रेल पर ऊपर नीचे भटकते स्मिता सुस्ताने के लिए रुकी और सामने साइकाइट्रिस्ट जिम जार्विस का बोर्ड देखकर क्लिनिक में घुस गई। डॉक्टर जार्विस ने स्मिता का विश्लेषण करके बताया था कि उसके भीतर डर था, क्रोध, अशांति, संशय, संवेदना, बुद्धिजीवी दम भी था, पर अपराध बोध कतई नहीं था। एक औरत में यह अचंभे में डालने वाली बात थी, जबकि जिम के अनुसार औरतों में अपराध बोध अधिक होता है। बच्चा नाश्ता किए बिना स्कूल चला जाए तो उसे अपराध बोध होता है कि उसकी वजह से बच्चा भूखा चला गया। नौकरी करे और बच्चों की पर्याप्त देखभाल न हो तो अपराध बोध। यूँ मान लीजिए औरत आदमी से नहीं, मानो अपराध बोध से ही शादी करती है। आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन गैर शादीशुदा औरत में भी अपराध बोध कम नहीं होता। शादी न होने का, शादी न करने का या न करने के बीच लटकने का, या फिर ईर्ष्या हो तो अपराध बोध, नफरत हो तो, उदासीनता हो तो, यहाँ तक कि अत्यधिक प्रेम हो तो भी अपराध बोध पैदा कर लिया जाता है। स्मिता ने कहा, तो क्या यह पागलपन की निशानी है? जिम ने कहा, है भी और नहीं भी। सच कहूँ तो अपराध बोध का पूर्ण अभाव केवल साइकोपाथ यानी पागल में होता है, लेकिन आपका अंतस्थ उससे बिल्कुल अलग है। आप में न आत्म प्रशंसा की मुग्धता है, न हीन भावना की। आप कैसी दिखती हैं, कैसी नहीं, इसमें आपको दिलचस्पी नहीं है। लोग आपको प्रशंसा की नज़र से देखते हैं या नहीं, इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता। आत्म मुग्धता से मुक्त स्त्री, ऊपर से अपराध बोध से मुक्त। चमत्कार, करिश्मा, किसी भी मनोविश्लेषक के लिए चुनौती। वाकई आप अद्भुत हैं, जिम जार्विस के मुंह से निकला। स्मिता ने कहा, आपका मतलब असामान्य, पागल? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, अद्भुत और असामान्य के बीच चाहे बाल बराबर फर्क हो, वह है अति महत्वपूर्ण। मेरा काम उस फर्क को बनाए रखना है, जिम ने कहा। यानी आपको असामान्य होने से बचाना है और अद्भुत बनाए रखना है। स्मिता अभी तो मनोविश्लेषण करा रही थी। उसके चरित्र के दो विपरीत और अद्भुत पहलुओं ने जार्विस को ऐसे मोहपास में जकड़ लिया कि वह उससे शादी करने पर आमादा हो गया, पर फौरन नहीं। मनोविश्लेषक होने की खातिर वह पहले उसे राई पत्ती पहचान लेना चाहता था, भीतर तक रेसा रेसा, जिससे शादी के बाद वह अपना पूरा ध्यान उन आश्चर्यजनक आयामों के अध्ययन में लगा सके। स्मिता का हर डर, हर पूर्वाग्रह, रुचि, अरुचि, अनुभव जार्विस के शोध में योगदान देने लगा। तमाम खोजबीन के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आदमकद आईने से उसकी डर की वजह बचपन में सुनी ड्रैकुला की कहानी से जन्मी दहशत की अर्धचेतन स्मृति थी। बेचारा जार्विस स्मिता के बारे में जानता ही कितना था और स्मिता ने उसे बताया ही कितना था। स्मिता उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने की कुंजी थी।
जारविस के सवालों का जवाब देना बहुत ही आसान था। हाँ में हाँ मिलाना बहुत सुकूनदेह था स्मिता के लिए। स्मिता की चुप्पी और अनुमोदन से पगी वैसी ही एक शाम उसका मनोविश्लेषण करते अचानक अनायास जिम कह उठा था, मुझसे शादी करोगी? हाँ। बहुत सारे हाँ के साथ एक हाँ और जुड़ गया था। यह सुनते ही जिम ने उसे बच्ची की तरह गोद में उठाया, झुलाया, दुलराया और चूमा था और छाती से लिपटा कर देर तक सहलाता पुचकारता रहा था। स्मिता को बहुत हंसी आई थी उसके बचपने पर लाड भी आया था बेचारा किशोर संस्कृति का भोला भाला बच्चा। सेक्स के बाद खरीदारी यहाँ के बासिंदों का दूसरा व्यसन या वासना है। स्मिता की शादी के बाद उसे पता चला कि जिम में यह व्यसन प्रकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था, लेकिन उसके लिए सुख की बात यह थी कि खरीदारी की सारी जिम्मेवारी जिम ने अपने ऊपर ले ली थी। जिम हर चीज़ को देख भाल कर खरीदता, उसकी कीमत और गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करता, उसकी किस्मों की पड़ताल करता, फिर भी उसे तब तक चैन नहीं आता जब तक वापस स्टोर जाकर 2-4 बार उसे अदल बदल न कर लेता। अमेरिकी व्यापारिक बुद्धि का कमाल था कि खरीदी हुई चीज़ को बार बार बदलने की सहूलियत हर ग्राहक को मिली हुई थी। शादी के फ़ौरन बाद जब खरीदारी का सारा बोझ जिम ने अपने ऊपर लेते हुए स्मिता को बीसियों चुंबनों से नवाजा तो स्मिता उसके वात्सल्य और भरपूर प्यार की कायल हो गई और उन्हीं प्यार भरे पलों में अगला फाल आ पहुँचा तो स्मिता ने जिम से कहा, शनिवार तुम्हारी दावत है। कहाँ? मेरी सहेली के घर। कौन सहेली? एक राज है, वहाँ पहुँचकर ही खुलेगा। जिम ने स्मिता को चूमकर कहा, ओके, पार्टी तुम्हारी रही। जिम के साथ शुगर मैपल के पास स्मिता पहुंची। शुगर मैपल तुम्हारी सहेली है? जिम ने कहा, यानी मादा झाड़ी। ओके बेबी, पार्टी तुम्हारी है तो क्या खिला रही हो? सबसे पहले कॉफ़ी खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। स्मिता ने देखा जिम कॉफ़ी का मग नाक के नीचे रख लंबी सांस खींच रहा था। बिना घूंट भरे वह चिचिया उठा, टर्किश कॉफ़ी मैं सिर्फ ब्राज़ीलियन चारकोल टोस्टेड ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, समझी? उसी गुरमे दुकान से लाई हूँ जिससे तुम लाते हो। कल इसे वापस कर देना। तुम रहने दो, मुझे पर्ची दे देना, मैं ही वापस कर आऊँगा। लाओ, खाने में क्या लाई हो? मेयोनीज, चीज़, सलाद, सैंडविच। कौन सी ब्रेड है, राई है या ब्रेन? सॉरी, मुझे फ़र्क का पता नहीं है। बारिश शुरू हो गई। वापस घर लौटे तो जिम को सर्दी बुखार हो गया, लेकिन वह पर्ची नहीं भूला। बहुत बार उसने स्मिता से पर्ची मांगी। बहुत ढूंढने के बाद भी स्मिता को पर्ची नहीं मिली तो स्मिता ने जिम को सॉरी कहा। जिम ने उससे कहा, सॉरी क्यों बोलती हो जब सॉरी को महसूस ही नहीं करती? तुम्हारे अंदर अपराध बोध क्यों नहीं जागता? इस पर खुलकर बात करनी होगी। वी नीड टू टॉक। स्मिता से फिर गलती हो गई। उसने पूरे $5 ज़्यादा देकर कपड़े धोने का साबुन खरीदा। जब जारविस माइग्रेन पेन से पीड़ित था तब स्मिता को साबुन स्वयं खरीदना पड़ा। जिम ने कहा, तुम कब सीखोगी या फिर सीखना नहीं चाहती? सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू टॉक। उसने स्मिता को पकड़कर अपने घुटनों पर उल्टा डाल दिया। उसे तड़ातड़ उसके नितंबों पर चाटे जड़ने शुरू कर दिए। मजाक, मखौल, सबक सिखाना होगा, सबक। वह चीखा। फिर जिम एकदम ठंडा पड़ गया और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगा। हर तीसरे चौथे दिन जिम कहता, वी नीड टू टॉक। यह सुनकर स्मिता गूंगी हो जाती और जिम बेकाबू। उसका व्यवहार स्मिता के प्रति विचित्र होता जा रहा था। कभी कभी वह स्मिता से कहता,
कि वह उसे गोद में लिटाकर स्तनपान करवाए, कभी उसकी नग्न तस्वीरें खींचता और उन्हें सामने रखकर देखता। जाने क्या क्या जो वह कहता स्मिता कठपुतली की तरह कर देती। स्मिता की चुप उससे उसकी देह को भोगने का नया तरीका ईजाद करवा देती, पहले से ज़्यादा तिरस्कारपूर्ण, अपमानजनक और अशालीन। हंसकर झेल जाने की अपनी शक्ति पर स्मिता को गर्व होने लगा था। एक रात जिम जार्विस ने बिस्तर पर पास सोई निर्वसन औरत को गोद में उठाया और वार्डरोब के पल्ले खोलकर उसमें लगे आईने के सामने ले आया। हाथ बढ़ाकर बत्ती जला दी और प्यार से सहला चूमकर जगा दिया। स्मिता ने खुद को देखने से पहले अपने पीछे से झांकता उसका चेहरा देखा। कौन था वह, जिम या जीजा? बिना चश्मे तय कर पाना नामुमकिन था। उसने अपने को जिम से अलग किया और पास रखे शीशे के फूलदान को उठाकर शीशे पर दे मारा और भागती हुई गुसलखाने में गई और कै करने लगी। फिर देर तक अपने ऊपर पानी उड़ेलती रही और नहाती रही। बाहर आई तो जिम अपना सिर हाथों में थामे बैठा था। वह जिम के पास आई और दृढ़ स्वर में बोली, दोबारा कभी ऐसा मत करना। जिम ने पराजित योद्धा की तरह सिर उठाकर देखा और कहा, तुम अब भी ड्रैकुला से डरती हो? स्मिता ने कहा, हाँ। और जिम फिर स्मिता से सवाल करने लगा और स्मिता ने स्मिता से कहा, तुम 10 बार ड्रैकुला ड्रैकुला नाम बोलो। स्मिता हाँ में हाँ मिलाती हुई 10 बार ड्रैकुला जपते जपते स्मिता को जोर से हंसी आ गई। उसकी हंसी ने गरम तवे पर छींटे का काम किया। जिम के दिमाग में गुस्सा चढ़ गया। वह उछला और मेज़ पर पड़ी अपनी बेल्ट उठाकर चिचियाया, हंस रही हो पागल औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हंस रही हो? स्मिता ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन उसकी हंसी अब भी नहीं रुक रही थी। जिम ने कहा, सेट अप। मैंने सोचा था तुम एक नेक डरी हुई लड़की हो जिसे संरक्षण की ज़रूरत है, पर तुम वैसी पागल हो। गलती करने पर तुम्हें ग्लानि नहीं होती, हंसती हो। मैंने क्या गलती की? स्मिता ने कहा, तुम हंसती क्यों हो? मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं ड्रैकुला से नहीं डरती। फिर तुमने मुझसे हाँ क्यों कहा? क्योंकि तुम यही सुनना चाहते थे। तुम मुझसे ज़्यादा आत्म केंद्रित हो। स्मिता ने कहा, इतने दिनों से तुम मुझे धोखा दे रही थी। स्मिता ने कहा, हाँ। और तुम्हें इसका कोई मलाल नहीं? स्मिता ने कहा, नहीं। साइकोपैथ, पागल। जिम ने स्मिता को पागल कहा तो स्मिता ने भी जिम को, यू साइकोपैथ, तुम पागल हो, मुझे बेवकूफ़ बनाने चली थी। गालियाँ बकते हुए वह उसके ऊपर उछला और बेल्ट से उसे नीचे गिरा दिया। फिर बेल्ट से उस पर वार करते करते उसका गाउन खींचकर अलग किया और उसका भोग करने की कोशिश की, पर इस बार स्मिता बंधन मुक्त थी। उसने जिम को पटकनी देकर जमीन पर गिरा दिया, उसकी बेल्ट छीन ली और अच्छी तरह उसकी धुनाई की। उसके बाद स्मिता वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं ठहरी, पर्स उठाकर जैसी थी वैसी ही बाहर निकल गई। शरण लेने के लिए एक ही जगह थी, रिलीफ फॉर एब्यूज्ड वुमेन, रा नाम की संस्था। स्मिता उसी दफ्तर में काम करती थी। शादी के बाद जिम की सलाह पर स्मिता ने अर्थशास्त्र की बजाय समाजशास्त्र में MS करने पर काम मिलने और तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती है। जिम का अनुमान ठीक था। MS करते ही स्मिता को प्रताड़ित महिलाओं को राहत पहुंचाने वाली इस स्थानीय संस्था में नौकरी मिल गई। इरादा तो औरों को राहत पहुंचाने का था, पर स्मिता खुद पिट पिटाकर वहां जा पहुंची थी। अब्यूज्ड वीमेन सोचकर स्मिता को लगता है कि वह अन्य अब्यूज्ड वीमेन से कुछ अलग थी, क्योंकि उसने चुपचाप मार नहीं खाई थी, पलटकर जिम की भी अच्छी पिटाई करके आई थी। लेकिन जिम की दी हुई चोट कितनी विकराल थी
ये उसे बाद में पता चला। जिम का घर छोड़ने के बाद देर रात स्मिता रा के दफ्तर के सिवा और कोई ठौर नहीं सूझा था। कैबिन की एक चाबी उसके पर्स में थी। दरवाज़ा खोल स्मिता कमरे में पड़े काउच पर ढह गई। अच्छा हुआ अगली सुबह सबसे पहले मारियान दफ्तर पहुंची। रा में स्मिता की सबसे नज़दीक सहेली थी। स्मिता को देखते ही वह समझ गई कि उसने रात यहीं गुजारी है। मारियान ने पूछा, झगड़ा हुआ क्या? स्मिता ने कहा हाँ। अपार्टमेंट ढूंढना है? स्मिता ने कहा हाँ। कुछ खाया? स्मिता ने कहा नहीं। मारियान स्मिता के लिए डोनट खरीदने जाती है। मारियान के लौटने तक स्मिता संभल चुकी थी। रा के दफ्तर में रात बिरात आने वाली प्रताड़ित औरतों के लिए 2-3 पोशाकें हमेशा रखी रहती थी। उनमें से एक सेट स्मिता अपने लिए निकाल लिया था। बदन के दर्द पर काबू पाने के लिए डोनट के साथ 2 एस्प्रिन भी गटक ली। दफ्तर बंद होने पर मारियान के साथ जाकर एक स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर तय कर लिया था, पर उसे खाली होने में 5 दिन बाकी थे। इसलिए जब तक के लिए मारियान स्मिता को अपने घर ले गई। अगली सुबह मारियान ने लिविंग रूम के सोफे पर तेज़ दर्द के साथ स्मिता के बदन से खून गिरना शुरू हुआ। मारियान उसे अस्पताल ले गई। पता चला स्मिता का गर्भपात हो गया। जिम की बेल्ट का आकस्मिक प्रहार किसी नाजुक जगह जा लगा था। स्मिता जानती भी नहीं थी कि वह गर्भवती है, और जब तक पता चला सब खाली हो चुका था। जब डॉक्टर ने कहा कि सफाई कर दी है तो स्मिता के मुंह से एक प्रचंड चीख निकली। फिर एक बलात्कार, पहले अस्मिता पर, अब शिशु पर। स्मिता सोच रही थी एक दरिंदा मर गया। एक दरिंदा मर गया से स्मिता का तात्पर्य था कि जब स्मिता अमेरिका आई तब उसकी बहन से उसका संपर्क हुआ। नमिता को उसने पत्र लिखा था और नमिता ने उसे बताया था कि उसका जीजा मर गया है। तब स्मिता को बहुत दुख हुआ था कि वह उस दरिंदे को अपने हाथों से सज़ा नहीं दे पाई। भगवान ने उसे पहले ही सज़ा दे दी थी। इसलिए स्मिता सोच रही है कि एक दरिंदा पहले ही मर गया, इंतकाम का मौका दिए बगैर मर गया, लेकिन अब इस आदमखोर जिम जार्विस को फरार होने का मौका नहीं दूंगी। ऐसा बदला लूंगी कि स्मिता ने तय कर लिया था कि जिम जार्विस पर हत्या के आरोप का मुकदमा चलाऊंगी। असॉल्ट विद द इंस्टेंट टू मर्डर, हत्या करने के उद्देश्य से किया गया प्रहार। स्मिता का बच्चा जन्म लेने से पहले ख़त्म हो गया। उसका खून स्मिता कभी माफ़ नहीं करेगी। स्मिता ने एक बार पहले भी इंतकाम लेने का मंसूबा बांधा था अपने जीजा से। शिद्दत के साथ उसका ढांचा तैयार किया था, पर कुछ कर नहीं पाई थी। तब वह बच्ची थी, मजलूम थी, कमज़ोर थी। अब नहीं हूँ, पूरी तरह समर्थ हूँ। मेरे पीछे राग की स्त्री शक्ति है। जो कुछ करना है तत्काल करना होगा। ऐसा न हो कि मैं रोती कलपती रह जाऊं और मेरा अपराधी सज़ा पाने से पहले एक बार फिर खुद अपनी मौत मर जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी स्मिता की जो कहानी है वह यहीं पर समाप्त होती है। अगली मारियान की कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। मुझे लगता है कि आपको स्मिता की जो ये कहानी है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मारियन की अगली कहानी के साथ हम जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।